साथियों, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे थ्योरेटिकल सवालों पर तो हम लोग ऑलरेडी वेबिनार वगैरह हो रहा है, तो उसमें चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है कि अभी तात्कालिक तौर पर क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, क्या मतलब खतरे हैं, खास तौर से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, और उन खतरों के खिलाफ कैसे सिविल सोसाइटी को गोलबंद किया जाए, सारे लोगों को गोलबंद किया जाए और एक पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए। और एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है नैरेटिव्स को बदलने की। नैरेटिव कैसे बदला जाए? जैसे अभी आजकल एक ऑनलाइन पर एक बड़ा फिक्स नैरेटिव हो गया कि ये जो कोरोना है ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए शिक्षा के प्रदान करने का जो भी साधन चुना जाए वो इस कोरोना के पीरियड को, माने ये कोई तात्कालिक समस्या नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि ये महामारी जो है वो काफी दिनों तक स्टे करने वाली है, और अगर ये जाएगी तो फिर कुछ आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं उस पर्यावरणीय परिवर्तन में अभी महामारियों के आने का दौर बना रहेगा। और अगर ये बना रहेगा तब फिर ये करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए फिर हमको उस तरह के ही इंतजाम करने पड़ेंगे, उस तरह के ही साधन चुनने पड़ेंगे। और ये बहस बहुत तेजी के साथ चलाई जा रही है कि अब इसके लिए अगर कोई भी, और हमारे लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, लगातार प्रभावित हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साहब अब इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, ऑनलाइन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, इसी को चुनना होगा। अब जब सवाल ये उठा, हम लोगों ने बहुत मजबूती से ये सवाल उठाए हैं, वो सवाल ये कि भाई ऑनलाइन फैसिलिटी तो भारत में है नहीं, यूरोप में भी ऑनलाइन को बहुत स्वीकार नहीं किया है, तो भारत में लेकिन तो है नहीं। भारत में बहुत ज्यादा अगर ऑनलाइन की रीच देखी जाए, मोबाइल वगैरह को जोड़ भी लिया जाए तो 27% से ज्यादा बढ़ती नहीं है। 10% के करीब कहते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर है लोगों के पास, रूरल एरिया में तो सिर्फ 4% है। और अगर 30% 27% अगर है तो बाकी लोगों की शिक्षा का क्या होगा अगर केवल ऑनलाइन? तो फिर कंप्यूटर कंपनियां और टेक्नोलॉजी कंपनियां अब सामने आई हैं और वो लगातार सरकार के साथ संवाद में है, और वो कह रही है कि ये डिजिटल डिवाइड बांटने की जिम्मेदारी हमारी है, इस डिजिटल डिवाइड खाई को पाटने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब ये हुआ कि उनको इस कोरोना क्राइसिस में अपने सामान को बेचने के लिए एक बड़ी बाजार की संभावना दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि ये खाई हम पाट देंगे, और हम जैसे हमने उत्तर प्रदेश में कई बार देखा है, लैपटॉप बांटे गए, राजस्थान में लैपटॉप बांटे गए, लेकिन उसका कोई असर तो हुआ नहीं, उससे शिक्षा नहीं, ना तो यूनिवर्सलाइज हुई और ना तो शिक्षा की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन हुआ। बिजली ही नहीं है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गाँव में, तो फिर लैपटॉप और कंप्यूटर कैसे आज चलाएंगे? तो अब लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब इसको हम बांटेंगे, और उसके लिए फिर क्या होगा कि सरकार के फंड का, जो ऑलरेडी शिक्षा पर हमारा फंड बहुत कम है, मतलब आप सोच सकते हैं कि 6% जीडीपी की मांग लगातार उठती रही है, कुछ हलकों में तो 10% जीडीपी की मांग उठती है, और हम 3.4% से ही भी कम पैसे खर्च करते हैं शिक्षा पर। और अब इस महामारी के दौर में कितना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा? सोशल सेक्टर फंडिंग में बहुत बड़ी कटौती भी हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो भी अवेलेबल फंड है केंद्र और राज्य के पास शिक्षा के लिए, वो सब इन ऑनलाइन कंपनियों के पास, टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास चला जाएगा। कंप्यूटर का ऑर्डर हो जाएगा, लैपटॉप का ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उनको लग रहा है कि एक बड़ा पैसा जो है ये सरकार के पास, क्योंकि सरकार से ज्यादा पैसा तो किसी के पास होता नहीं। आप जानते हैं 200 लाख करोड़ का खाली केंद्र का बजट होता है, जीडीपी होती है, केंद्र की जीडीपी 200 लाख करोड़ होती है। तो उसमें जो भी पैसा है एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ में चला जाएगा। तो शिक्षा के निजीकरण का एक नया अध्याय हिंदुस्तान में तैयार हो रहा है इस ऑनलाइन कंपनी के। और केवल ऑनलाइन का, अभी रमाकांत जी हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट का हवाला दिया कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी उठ गए हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन से। और ये केवल सवाल अमीर और गरीब का नहीं है, ये अर्बन और रूरल का सवाल है, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड का सवाल है, ये जो है रिच और पुअर का सवाल तो है ही। तो ये बहुत तरह के सवाल खड़े करता है, और इसलिए हमको लगता है कि हमको ये समझना होगा कि, और जेंडर का भी सवाल है, मेन और वेमेन का भी सवाल है, ये जेंडर का भी सवाल है। तो बहुत तरह के डिवाइड ये क्रिएट करेगा, केवल एक डिवाइड नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बनाएगा। तो इसलिए पहला काम तो ये है
कि ऑनलाइन एजुकेशन को हमारे जो भी साथी हैं उनको कुछ भी अगर देखिए, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ही चालाकी के साथ, अभी मैं देखता हूँ कि टीवी पर रोज आ रहा है, शाहरुख खान बोलता है बैजू कौन ऐप है जिसको डाउनलोड कर लो, बस खत्म, सारा मामला हल हो गया। सारा इस तरह के एड्स आ रहे हैं जो प्राइम टाइम में दिखाए जा रहे हैं, वो पूरे लोगों का मन बना रहे हैं, लोगों की वो भावनाएं बना रहे हैं कि हाँ भाई अब ये बैजू। शिक्षा का ये जो निजीकरण का नया दौर है, यह एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन बनाने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, एक बड़ी इनइक्वालिटी तैयार करने जा रहा है, एक बड़ी खाई खड़ी करने जा रहा है। अभी कल यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई है, GEMR रिपोर्ट, आप जानते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उसने खुद इस बात को नोट किया है कि 40% दुनिया के जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उन लो इनकम कंट्रीज ने अपने बच्चों के इस रिस्क क्राइसिस के समय उन्होंने बच्चों के रिस्क को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हैं, भारत में भी ये बच्चे, चाहे वो माइग्रेशन से लौटे हुए परिवारों के बच्चे हैं, जिनका एक बड़ा सवाल अब खड़ा होगा कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कुछ तो उसमें लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लो कास्ट प्राइवेट स्कूल बंद हो सकते हैं क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है अध्यापकों को, या पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि वो जो है फीस अपने बच्चों की भर सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो बच्चे फिर सरकारी स्कूलों में जाएंगे, या तो ड्रॉप आउट होंगे, या तो चाइल्ड लेबर बन जाएंगे, या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले हो जाएंगे, ट्रैफिकिंग होगी उनकी। लड़कियों की शिक्षा बहुत प्रभावित होने वाली है। अभी मलाला फंड ने एक रिपोर्ट निकाली है कि 1 करोड़ दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा इस दौर में खत्म हो जाएगी, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ये जो माइग्रेशन से लौटे हुए लोग हैं, अब लोग शहरों की तरफ वापस लौटने लगे हैं क्योंकि देहातों में आजीविका नहीं है, तो भी लेकिन अपने बच्चों और परिवारों को लेके नहीं आ रहे हैं, जब तक कि उनको ये श्योरिटी ना हो जाए कि शहर में उनको काम मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी ठीक ठाक, और उनकी जीवन शर्तों में कोई बदलाव होगा। तो इसका मतलब कि रूरल एरियाज में वो लोग रहने वाले हैं और उनके लिए स्कूलों में एडिशनल कमरे बनाने पड़ेंगे, टीचर्स के अपॉइंट करने पड़ेंगे। 9 लाख टीचर, आप जानते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में वैकेंसी है। तो ये सब सारे सवाल हैं। और फिर ये ऑनलाइन से फिर हमारे राइट टू एजुकेशन का क्या होगा, जो फ्री एंड कंपलसरी है, उसको तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को RTE में लाया जाए। फिर उस प्रस्ताव का क्या होगा, जिसकी हम बहुत दिनों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि पूरा स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सलाइज होगा और जस्टिसेबल राइट बनेगा, लड़ा जाएगा, उसके लिए रिसोर्सेज के लिए लड़ा जाएगा। फिर ये तो जो पूरी ऑनलाइन की कवायद हो रही है, इसमें तो वो सब तो राइट टू एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। अभी देखिए, GMR रिपोर्ट ने भी एक बात और नोट की है कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, इससे रिटेंशन बढ़ गया था और ड्रॉप आउट्स पर रोक लगी थी। आपने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को इंडिया में हटाया, ड्रॉप आउट का सिलसिला शुरू हो गया। ये बात GMR रिपोर्ट ने नोट किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है कि क्या क्या खतरे हैं, इनको लिस्ट डाउन करना है। इनको ऑनलाइन का एक खतरा है, रिसोर्स की कटौती का एक खतरा है, तीसरा ये जो है चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग बढ़ने का खतरा है, ड्रॉप आउट्स के नंबर बढ़ने का खतरा है, ड्रॉप आउट्स को फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे देश में ड्रॉप आउट्स की सही संख्या कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है, सेंसस अलग बताता है, IMRB का सर्वे जो है, MHRD का वो अलग बताता है, तरह तरह की बातें होती है। तो इसको सही दृश्य जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमारे जो स्कूल बंद हो गए थे 1.5 लाख पहले ही, कोविड के पहले, अब ये जो बच्चे बढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों पे उनकी निर्भरता बढ़ेगी, क्या वो स्कूल फिर से खोले जाएंगे? ये मांग उठाई जाए कि उन स्कूलों को फिर से खोला जाए और फिर से उनको ठीक किया जाए, क्योंकि अब तो संख्या बढ़ रही है गांव में। पहले तो आप नहीं है बच्चे कह करके आप बंद कर रहे थे। तो ये कुछ जो कॉन्क्रीट इश्यूज हैं, इनको हमें उठाना है। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इर्द गिर्द जो बहसें खड़ी हुई थी, उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि यही दौर है कि जब हमको इसको उठाना है। और दूसरी बात ये कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया स्वरूप जो है, सरकार किसी से चर्चा नहीं कर रही है, ना तो शिक्षा अध्यापकों से चर्चा कर रही है, उनके संगठनों से, ना तो शिक्षाविदों से चर्चा कर रही है, ना प्रैक्टिशनर से चर्चा कर रही है, ना तो एक्टिविस्ट से चर्चा कर रही है, केवल कंपनियों से चर्चा कर रही है और फाउंडेशन से चर्चा कर रही है। अब ये खतरा उठ रहा है कि शिक्षा का जो लार्जर डिस्कोर्स था,
जो एक बड़ा डिस्कोर्स था शिक्षा समाज के लिए, शिक्षा बदलाव के लिए, शिक्षा मनुष्य के बेड़ियों को, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, शिक्षा पितृसत्ता को बदलने के लिए, शिक्षा बराबरी, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान में शिक्षा का डिस्कोर्स है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से पैदा हुआ है, गैर बराबरी के खिलाफ पैदा हुआ है, और एंटी कास्ट, महात्मा फूले से ले लीजिए अभी तक का जो डिस्कोर्स है वो जाति विरोधी, जाति घृणा के खिलाफ खड़ा हुआ है। शिक्षा का डिस्कोर्स हमने खड़ा किया हिंदुस्तान में, और बहुत ही मेहनत के साथ पूरे देश की डाइवर्सिटी को हम शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे हैं, और ये पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम शिक्षा के रूप में देखते रहे। अब अगर इस सब से कट करके ये नया डिस्कोर्स तैयार हो रहा है डिजिटल कंपनियों का, तो मुझे लगता है जो हमारे वेबिनार में पूनम बत्रा और तमाम शिक्षाविदों ने ये बात उठाई थी कि एजेंसी चेंज होने जा रही है। पहले जो एजेंसी थी वो टीचर था, शिक्षाविद थे, एक्टिविस्ट थे, प्रैक्टिशनर थे, वो लोग एजेंसी थी जो सोशल कंसर्न के साथ शिक्षा को देखती थी। अब जो एजेंसी है वो कंपनियां हो जाएंगी। अब डेल्फ फाउंडेशन हो जाएगा, सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन हो जाएगा, कोई कंपनी हो जाएगी, कोई मार्केट का इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो वो जो सोसाइटल एस्पेक्ट है शिक्षा का वो अब गायब होने वाला है, और केवल टेक्निकल अर्थों में अब शिक्षा रह जाएगी लर्निंग आउटकम के संदर्भ में। तो ये जो लर्निंग आउटकम है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बाजार का जो पूरा एक नया स्वरूप उभर के अब सामने आएगा। हालांकि बाजार 90 से ही चल पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि शिक्षा पर कब्जा करके ही वो डी स्कूलिंग कर सकते हैं, या जो आप कहिए कि पर्सपेक्टिव से गायब हटा सकते हैं लोगों को। तो हमें इन सब बातों पर जरा गौर करना है, और इन सब बातों पर ओपिनियन बनानी है कि शिक्षा का लार्जर उद्देश्य उससे काटने की कोशिश हो रही है, ये ऑनलाइन एजुकेशन या इस तरह की जो बहसें चलाई जा रही है देश के अंदर। अब आपको बड़ा जान के हैरानी होगी कि पिछले दिनों हमने देखा कि रोटरी क्लब और एनसीईआरटी ने कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और रोटरी क्लब इन कंपनियों का एजेंट के रूप में एनसीईआरटी के साथ मेमोरेंडम साइन कर रहा है, और डिजिटल प्रोग्रामिंग बना रहा है। वो अब वो बना रहा है, वो पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, डिजिटल पाठ्यक्रम, और वो बच्चों के एंगेजमेंट का पूरा एक माध्यम तैयार कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जो शिक्षा के डिस्कोर्स के साथ, गंभीर डिस्कोर्स के साथ कभी जुड़ा रहा हो। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये पूरा बना रहे हैं। तो ये सब खतरे हैं, इन खतरों को हमें देखना है, और टीचर्स को भी इन खतरों के प्रति सजग करना है, एसएमसीज को, क्योंकि शिक्षा कम्युनिटी से अगर डिस्कनेक्ट हो गई, शिक्षा का पूरा डिस्कोर्स ही कम्युनिटी से, नेबरहुड स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट कोठारी साहब ने इसीलिए रखा था कि समाज के साथ और समुदाय के साथ जुड़ी हुई शिक्षा का डिस्कोर्स तैयार हो, ढांचा तैयार हो। वह सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कम्युनिटी गायब हो जाएगी, टीचर गायब हो जाएगा, प्रैक्टिशनर गायब हो जाएगा, एक्टिविस्ट गायब हो जाएगा, शिक्षाविद गायब हो जाएगा। ये मुनाफा कमाने वाली कंपनियां रह जाएंगी जो सारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, करिकुलम सब कुछ तैयार करेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में आने वाला है। तो हमें कुछ इन चीजों को चिन्हित करना है, और चिन्हित करके कुछ इस पर हमको डिस्कोर्सेज चलाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का एक सवाल है, बच्चों की जब हम बात करते हैं तो हम मिड डे मील की भी बात करते हैं कि मिड डे मील 50% स्कूल जाने वाले बच्चे मिड डे मील पे ही निर्भर है, और अब उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वो पोषण नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा, उनको मिड डे मील नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो सीखेंगे और कैसे वो पढ़ाई करेंगे। प्रोटेक्शन का सवाल है, लड़कियों की शिक्षा का एक अलग सवाल है, फिर लर्निंग एटमॉस्फेयर का भी सवाल है। कोई एक कमरे का घर है, उस एक कमरे के घर में आप कोई ऑनलाइन डिवाइस दे दीजिएगा और कहिएगा बच्चा पढ़ेगा, कैसे पढ़ सकता है? एक एटमॉस्फेयर स्कूल इसीलिए ले जाते हैं ना कि पीयर लर्निंग होती है, उसमें बहुत सारी चीजें, क्वेश्चनिंग होती है, डायलॉग, शिक्षा तो एक सोशल डायलॉग है, वो उसके साथ कनेक्ट होता है। ये सब चीजें खत्म हो गई, और घर के परिवेश में बच्चों से आप सीखने के लिए कहेंगे ऑनलाइन से, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब बोलिए, मैं थोड़ा सुनना भी चाहता हूं कि क्या बातचीत चल रही है आजकल। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सब जो नए खतरे उभर रहे हैं निजीकरण का स्वरूप लेकर के, वर्ल्ड बैंक का तो आपने बहुत सुना होगा, 6 राज्यों को लेकर के वर्ल्ड बैंक एक स्टार प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट से साइन कर रहा है।
15% पैसा लगा रहा है, बाकी 85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है। और लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट को दिशा निर्देश देगा और उसमें वो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट सेक्टर पीपीपी के लिए भी वो एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहा है और उस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा और उनको लेके करेगा। और कुछ जो है वो स्कूलों को उन्हें हैंड ओवर करेगा, फिर टीचर डेवलपमेंट और बहुत सारा वो एक प्रोजेक्ट है, तो उसका विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ खतरे हैं, जिन खतरों को आइडेंटिफाई किया जाए और उस दिशा में फिर सोचा जाए। और मैं समझता हूँ कि स्कोर को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। और जो विनोद जी कह रहे थे कि राजेश सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं। माइग्रेशन में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, पहला बिहार है जहां पर लोग लौटे हैं, 30 लाख के करीब संख्या पहुंच रही है बिहार में, और दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो बड़ी संख्या आ रही है और उन बच्चों का सवाल भी हमको लेना होगा। 26 को हम लोगों ने एक जो वेबिनार अपना ऑर्गेनाइज किया है, वो माइग्रेंट फैमिलीज के बच्चों पर ही हम लोगों ने केंद्रित किया है उसको, और उसमें इन सब डिस्कोर्स पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपने जो बातें रखी हैं कमोबेश वो सारी बातें उत्तर प्रदेश के अंदर भी परिलक्षित हो रही है और अलग अलग तरीकों से वो देखी जा सकती है। अभी विगत दिनों उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग की थी, उसमें कुछ मुद्दे डिसाइड किए थे और हम सब तमाम साथियों ने, को याद भी होगा कि मिड डे मील के इशू को लेकर के हम लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग स्तरों पर जो चिट्ठियाँ भेजी थी, स्टोर ने भी चिट्ठियाँ भेजी थी मुख्यमंत्री को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिड डे मील को न केवल उन सभी पंजीकृत बच्चों को देने के लिए आदेश भी जारी किया। प्रवासी मजदूरों को लेकर के भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इसमें 10-12 पॉइंट अभी कुछ दिनों पहले हमने भेजे हैं। और वो चिट्ठी तो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के यही कि उन बच्चों का सर्वे किया जाए, उनको उनका डेटा बताया जाए, उनको वो सभी चीजें उपलब्ध कराई जाए जो उत्तर प्रदेश के पंजीकृत बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी और वो सभी विभागाध्यक्षों को लिखी है, प्रमुख सचिवों को लिखी है, और हमने 7 बिंदुओं में सरकार को ये सलाह दी है कि वो कैसे बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, उनके पोषण के विषय पर, मुद्दे पर क्या कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जो लर्निंग की बात की थी, जो डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने सुझाव दिए हैं कि वो डिजिटल लर्निंग 15% परिवारों तक इंटरनेट है कैसे संभव होगी, उसके लिए वो क्या जो वैकल्पिक तरीके उपलब्ध अपना सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने सुझाव दिया है। और स्कूल की जो फीस का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया था, उसकी निगरानी के बारे में भी उनको हमने पत्र लिखे हैं और उस पर फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो कई सारे मसले पर हम लोगों ने अभी सरकार को सुझाव देने की बात की है। सरकार से ये भी कहा है कि अगर वो स्कोर की या स्कोर के साथियों की कोई तकनीकी या जमीनी मदद किसी भी प्रकार की वो चाहते हैं तो वो स्कोर इस काम के लिए भी तैयार है और स्कोर इन आवाज़ों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जो जमीन पर उठ रही है, जो लोग उसकी बातचीत कर रहे हैं। इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो उत्तर प्रदेश में एक बात आ रही है, खासतौर से उस राज्य में जहाँ केवल 4% जो स्कूल है वो इक्विप्ड है डिजिटल एजुकेशन के लिए, मतलब जहाँ पर इंटरनेट सुविधा है, कंप्यूटर है, बिजली है या स्पेस है, और बाकी 96% जब स्कूलों में ऐसी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में जो डिजिटल डिवाइड है वो अपने आप में एक जो है वो डिवाइड पैदा कर रहा है बच्चों के बीच में, जैसे अन्य तरीके से डिवाइड कर रहा है। शिक्षक भी जो डायरेक्शन है एजुकेशन में, जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने व्हाट्सएप, बच्चों के व्हाट्सएप नंबरों पे या बाकी जो भी उनकी फैमिलीज के पास है, इनको वो किताब पर चित्र खींच के कुछ क्वेश्चन आंसर दे करके वो दे सकते हैं। और ऐसी अवस्था में तो बच्चों के पास किताबें भी नहीं है और परिवार भी उतना सक्षम नहीं है कारगर तरीके से बच्चों की मदद करने में, दोनों कई तरीके हैं। तो बड़ा एक मुद्दा है और ये समझने का मुद्दा है कि जो डिजिटल एजुकेशन का जो मामला है और टीचर्स के जो इशू है तो कैसे हम लोग देखें। और मुझे लगता है कि रमाकांत जी हमारे बीच में शायद जुड़ गए हैं, मैं उनका इस मीटिंग में स्वागत भी करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो डिजिटल एजुकेशन और जो शिक्षकों के इशू है समय में अपनी बातचीत हम लोगों के बीच में रखे ताकि हमारे साथी जी उस पर अपना कुछ मत बना सके। रमाकांत राय जी।